BVG वेलनेस। दुनिया भर में हार्ट से जुड़ी बीमारियां यानी कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस सबसे बड़ी मौत का कारण बन रही हैं। 2019 में ही अनुमान के मुताबिक 17.9 करोड़ लोगों की मौत सीवीडी की वजह से हुई, जो कि दुनिया भर में होने वाली कुल मौतों का 32% है। इनमें से 85% मौतें हार्ट अटैक और स्ट्रोक के कारण हुई। पहले ये बीमारी बुजुर्गों को होती थी, पर अब कम उम्र में भी ये देखने को मिल रही है। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? आज बीवीजी वेलनेस की हार्ट केयर सीरीज में हम बात करेंगे हार्ट प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं और इनका कारण क्या है। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो बीवीजी वेलनेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बीवीजी वेलनेस में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास सीरीज ऑन हार्ट केयर। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हार्ट की समस्या होती है और हमारा हार्ट जो है हमारे शरीर का बहुत ही अहम हिस्सा होता है, क्योंकि हमारा हार्ट ही है जो हर पल हमारे शरीर में ब्लड पंप करके हमारी जिंदगी को बनाए रखता है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे आखिर हमारा हार्ट काम कैसे करता है, अलग अलग प्रकार की हार्ट की समस्या क्या होती है और क्यों ये समस्याएं होती हैं। तो आज इन्हीं सभी विषयों पर हम आपसे बात करेंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड की ही एक एक्सपर्ट डॉक्टर अर्चना शिंदे। बीवीजी लाइफ साइंसेज एक ऐसी आधुनिक संस्था है जिसके चुनिंदा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अपनी रिसर्च के आधार पर आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण होने वाली समस्याएं, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, एस्थमा, लीवर प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल से निपटने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहे हैं जो ह्यूमन लाइफ को साधारण से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। उन्हीं चुनिंदा एक्सपर्ट्स में से एक बहुत ही प्रतिभाशाली भारत विकास ग्रुप यानी बीवीजी के वेलनेस क्लिनिक की कंसल्टेंट हैं डॉक्टर अर्चना शिंदे। आपने आयुर्वेद में स्नातकोत्तर किया है और साथ ही आपने आयुर्वेद में PhD की उपाधि हासिल की है। स्कोपस, वेब ऑफ साइंसेज जैसी विभिन्न उच्च अनुक्रमित पत्रिकाओं में आपके कई वैज्ञानिक शोध लेख और शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आप इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, ग्लोबल आयुर्वेद एकेडमी संयुक्त राज्य अमेरिका की आजीवन सदस्य हैं। आप बीवीजी के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य सेवा में लगी हुई हैं। डॉक्टर अर्चना, आज आपका हमारे बीवीजी वेलनेस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया वर्षा। तो मैम, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि अलग अलग प्रकार की हार्ट की समस्याएं क्या होती हैं। बिल्कुल। तो उस पर बात करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को बताएं कि हमारा हार्ट काम कैसे करता है। बिल्कुल, देखिए, जब हम लोग हार्ट डिसीज की बात करते हैं, बहुत से लोगों को हार्ट काम क्या करता है, कैसे करता है, ये पता ही नहीं होता है। बस हार्ट अटैक एक सुन के डर जाते हैं और फिर भागा दौड़ी करते हैं। तो अगर हमें पता है कि हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है, हमारे शरीर में काम कैसे करता है, ये पता चलेगा तो उनको हमारे हार्ट की निगाह कैसे रखनी है, उसकी देखभाल कैसे करनी है, ये बहुत अच्छे तरीके से उन्हें पता चलेगा। तो जब हम लोग हार्ट की बात करते हैं, हार्ट को हम लोग पंप हाउस ऑफ द बॉडी, मतलब एक पंपिंग एक्शन करने वाला ऑर्गन, और ये जन्म से लेके मृत्यु तक, जब तक इंसान मरता नहीं है तब तक ये काम करने वाला एक ऐसा ऑर्गन है जो दिन रात कंटिन्यू काम करता है। तो ये एक पंप हाउस है जो पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे अवयव तक पहुंचाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे अवयव से लेके उसको फिर से ऑक्सीजनेटेड करता है। तो इस तरीके का काम हमारा हार्ट करता है, जिसके मुख्यतः 4 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसे हम लोग करते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल्स। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। सो एट्रियम का काम होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे शरीर से लेके उसको फेफड़ों में पहुंचाना, लंग्स में पहुंचाना। लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी से आता है, मेटाबॉलिक एक्शन, जो अलग अलग प्रक्रिया होती है, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड से मिश्रित ब्लड आता है उसको फेफड़ों में शुद्धिकरण किया जाता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल से होके पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण एक कार्य हमारे हृदय से पूरे शरीर के लिए अविरत जन्म से लेके मृत्यु तक का चलते रहता है। जी बिल्कुल मैम, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हृदय पे हमको। मैम, अब मैं चाहूंगी कि आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को बताएं, अक्सर हमें बोला जाता है कि हार्ट का ख्याल रखो जी, लेकिन हार्ट का ख्याल रखना जरूरी क्यों है? देखिए,
लाइट है एक, मैं जी, एक जी, आपको बिल्कुल। एक उदाहरण बताती हूँ। लाइट है, उसका एक फ्यूज है, अगर फ्यूज उड़ जाएगा, बल्ब कुछ काम का है नहीं। इसी तरीके से हमारा हार्ट है, अगर हार्ट फंक्शनिंग बंद हो जाएगा तो इंसान तुरंत मर जाता है। हार्ट का फंक्शनिंग या पंपिंग एक्शन, अगर हार्ट अटैक आता है फॉर एग्जाम्पल, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन फ्यू मिनट्स अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट ना मिले तो इंसान उसकी जान गंवा सकता है। और इसीलिए हमें उसकी निगाह भी उतनी ही अच्छे से रखनी है, क्योंकि बाकी अवयव में जब कोई डिसीज होता है या कोई बीमारी होती है, वो अवयव रिपेयर होने के लिए कुछ टाइम देता है, लेकिन हार्ट एक ऐसा अवयव है जहाँ पे अगर बीमारी होना शुरू है और अगर वो उच्च न्यूनतम तक पहुंच जाए तो हार्ट हमें ट्रीटमेंट करने का भी मौका नहीं देता। इसीलिए हमें हार्ट को बहुत महत्वपूर्ण अंग बोला गया है और ये इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है, जो कि हमें उसकी ट्रीटमेंट भी उसी तरीके से करनी होती है। कहने का मतलब है कि हर वक्त आपको अलर्ट रहना है बहुत ज्यादा। जी। तो मैम, जब भी हार्ट से रिलेटेड समस्याओं की बात होती है तो अक्सर लोगों को लगता है कि सिर्फ हार्ट अटैक, लेकिन क्या और भी प्रॉब्लम्स हैं हार्ट से रिलेटेड, या सिर्फ हार्ट अटैक ही एक समस्या है? बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी सवाल है हमारी जनता के लिए, कि हार्ट बोलेंगे तो सबको हार्ट अटैक, ये एक ही डिसीज मालूम है, लेकिन हार्ट अटैक ये सबसे लास्ट में होने वाला एपिसोड है हार्ट की बीमारियों में। उसके पहले बहुत सारी प्रक्रियाओं से हार्ट डिसीज होते रहता है और फिर वो लास्ट एक एपिसोड आता है जहाँ पे एक एक्सट्रीम लेवल हार्ट की पहुंच जाती है, जहाँ पे वेसल्स ब्लॉक हो जाती है, एक प्योर ब्लड हार्ट को मिलना बंद हो जाता है और फिर हार्ट अटैक होता है। लेकिन जब हार्ट डिसीजेस की बात करोगे तो उसमें बहुत सारे डिसीज है। अगर डिसीजेस के नाम आप जानना चाहोगे तो बिल्कुल। इश्चेमिक हार्ट डिसीज है, देन कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस है, देन डिसलिपिडेमिया है, कार्डियोमायोपैथी है, रूमेटिक हार्ट डिसीज है। ऐसी बहुत सारी हार्ट की अलग अलग बीमारियां हैं। लेकिन जब भी कोई हमारे पास आता है या हम कुछ भी एक बात सुनते हैं कि वो इंसान हार्ट अटैक से मर गया, तो ऐसे होता नहीं है कि आज हार्ट अटैक आया और गया। उसकी जो पैथोलॉजी होती है वो काफी दिनों पहले से चालू होती है, इसलिए हमें हार्ट की निगाह जरूरी है हमेशा रखने की है। जी। तो मैम, अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं अभी, तो WHO की एक रिपोर्ट है 2019 की, तो उसके हिसाब से जो 17.9 करोड़ लोगों की मृत्यु जो है वो CVD की वजह से हुई, जिनमें से 85% जो लोग थे उनकी मृत्यु स्ट्रोक और हार्ट अटैक की वजह से हुई। तो अभी आप देख सकते हैं कितना ही चौंका देने वाला आंकड़ा है ये। बिल्कुल। तो क्यों हार्ट डिसीज इतना बढ़ती जा रही है? इनका मेन कारण क्या है आपके हिसाब से? अवेयरनेस एक तो कम है, मेट्रोपॉलिटन कल्चर एक सब तरफ जो बहुत फास्ट ग्रोइंग कल्चर अडॉप्ट हो रहा है लोगों से। मेट्रोपॉलिटन कल्चर या वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अब हेल्दी हैबिट्स जो लोगों ने फॉलो करनी चाहिए वो कम हो गई है। शारीरिक कसरत कम हो गए, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई है, सिटिंग जॉब्स ज्यादा हो गई है। बच्चों का कसरत, स्कूल में कसरत जो हम लोग जब बचपन में थे तो भागना दौड़ना, ये सब चीजें कम हो गई है। टेलीविजन के सामने, इंटरनेट की दुनिया में बच्चे बैठे बैठे वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो कहीं पे स्लो डाउन हो जाती है, जिससे कि इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है हमारे हार्ट के ऊपर, हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर। और कहीं पे ये और खान पान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो खान पान है जो कि आपको ओबेसिटी की तरफ लेके जा रहा है, फास्ट फूड कल्चर डेवलप हो रहा है, जिसके कारण बच्चों में भी ओबेसिटी बहुत डेवलप हो रही है, और यहीं से कहीं तो शुरुआत होती है हर एक हार्ट डिसीज डेवलप होने के लिए। ये हुआ फंक्शनल। जब हार्ट डिसीज के हम बात करते हैं तो ये मुख्यतः दो तरीके से होती है, एक तो फंक्शनल डिफॉर्मिटी और एक है स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी जब होती है तो ये बचपन से भी हो सकती है या कोई हमारे एज के अवस्था में हो सकती है। फंक्शनल डिफॉर्मिटी यूजुअली जो हम लोग हमारे दिनचर्या है या हमारी जो लाइफस्टाइल है उसके कारण जो डिफॉर्मिटी डेवलप होती है उसे हम लोग फंक्शनल डिफॉर्मिटी कहते हैं, जिसमें इश्चेमिक हार्ट डिसीज है, कार्डियोवेस्कुलर डिसीज है, देन रोमैटिक हार्ट फेलियर है, रोमैटिक हार्ट डिसीज है। तो ये सब फंक्शनल डिफॉर्मिटीज के कारण कहीं ना कहीं हार्ट डिसीजेस डेवलप होते हैं। तो ये जो हमारी अभी लाइफस्टाइल, मेजर ड्रास्टिक चेंज इन द लाइफस्टाइल इज द ओनली रीजन
फॉर डेवलपिंग द हार्ट डिसीज। सेकेंड चीज ये आ रहा है कि इम्यूनिटी, जब बहुत हम weak लोग हो रही है। हमारे खान पान अच्छा नहीं रख रहे तो कहीं ना कहीं इसका असर हमारे इम्यूनिटी पे हो रहा जी। है, तो बार बार बीमार पड़ते हैं। वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बॉडी में अटैक होते हैं। अभी रिसेंटली हम लोग पेंडेमिक से गुजरे जी। हैं, वो क्या है, तो एक इन्फेक्शन ही है जो कि वायरल्स ने एक हमारे बॉडी पे अटैक किया, जिसके लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं थी। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो कोविड के बाद कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट्स या हार्ट अटैक के पेशेंट, सीवीडी के पेशेंट, स्ट्रोक के पेशेंट बहुत बढ़ गए। कहीं ना कहीं कोविड का भी ये पेशेंट्स के बढ़ने योगदान रहा है। एक योगदान है, या कहीं ना कहीं कोरिलेशंस हम लोग बोल सकते हैं। तो लाइफस्टाइल, मेजर ड्रास्टिक चेंज ऑफ द लाइफस्टाइल इज द ओनली रीजन फॉर डेवलपिंग दिस कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। जी। सो मैम, अभी आपने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल की बात की, तो क्या ये जेनेटिक भी होता है हार्ट डिसीजेस? बेसिकली फंक्शनल में जब हार्ट डिसीज बोलते हैं तो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी यूजुअली जेनेटिक बहुत कम पाया गया है, लेकिन अगर हार्ट जैसे हम लोग ब्लड प्रेशर की बीमारी बोलते हैं, या एथेरोस्क्लेरोसिस है, या ओबेसिटी है, ये सब जेनेटिक्स भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है। तो ये जीन्स में भी बहुत से बच्चों में, या बहुत से बच्चों के जीन से भी ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपके मन में भी हार्ट से संबंधित किसी भी समस्या के लिए कोई भी सवाल है तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो मैम, अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल की भी बात की, वो भी समझा, और आपने लाइफस्टाइल की भी बात की थी अपने, जब आप एक चीज का आंसर दे रही थी। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने जो पेशेंट्स होते हैं उनको किस तरह का लाइफस्टाइल का सुझाव देती हैं? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये आज की कंसल्टेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग जानना चाहते हैं। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज नॉट अ रॉकेट साइंस, ये हमारी ही पुरातन, जैसे कि आयुर्वेद में बताई गई है, वो अगर आप दिनचर्या फॉलो करोगे तो हो सकता है आप लंबी आयु की तरफ बढ़ोगे और आप एक हेल्दी जो लाइफ जीवन है वो व्यतीत करोगे। तो दिनचर्या में, या फिर हम लोग जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं, इसमें यही है कि आपकी नींद प्रॉपर होनी है, आपको न्यूट्रिशियस डाइट प्रॉपर मिलना है, आप फिजिकल एक्टिविटी आपकी रेगुलर होनी है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स की है, मिनरल्स की है, तो इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी जरूरी है। और स्ट्रेस फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट एक ये भी है कि अभी इतना कंपटीशन बढ़ गया है, ये आईटी इंडस्ट्रीज है, या फिर जो टीवी है इससे, या हमारी जो मीडिया है इससे इतना एक्सपोजर मिल रहा है, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं बच्चों पे या उनके पेरेंट्स पे कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस भी डेवलपिंग फैक्टर बढ़ रहा है। उसी तरीके से वर्क प्रेशर्स, जो कंपटीशन वर्क आईटी सेक्टर में चलता है या कॉस्मोपॉलिटियन कल्चर में चलता है, जिसमें आपको बहुत प्रेजेंटेबल होना होता है, आपको अव्वल रहना पड़ता है, आपको अपडेटेड रहना पड़ता है, तो ये सब चीजों में कहीं ना कहीं स्ट्रेस फैक्टर आपके शरीर पे इफेक्ट कर रहा है, जो कि आपकी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में डेवलप जाने के लिए मजबूर कर रहा है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये एक ऐसी फेज है बॉडी की जिसमें आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप डाउन होती है और फिर आपको एक्सटर्नल इन्फेक्शंस को फेस करना पड़ता है बॉडी को। तो दिनचर्या फॉलो करने के लिए या लाइफस्टाइल जब फॉलो करनी होती है तो मैं लोगों को यही बताती हूँ कि आप डाइट प्रॉपर लीजिए। आप फास्ट फूड लेना भी है तो ले सकते हैं, लेकिन उसका अति प्रमाण में सेवन ना हो। बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शारीरिक जो कसरत है, योगा है, प्राणायाम है, या वॉकिंग है, रनिंग है, फिजिकल एक्टिविटी आपकी हमेशा रहनी चाहिए डे टू डे लाइफ में। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वाटर इनटेक। आपके जब आप खाना खाते हो तो बहुत लोगों को मैंने देखा है पानी के बजाय वो कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। तो पानी का जो इम्पोर्टेंट है वो कोल्ड ड्रिंक कभी भी फुलफिल नहीं करने वाला। तो आपको वाटर इनटेक जो है डेली रिक्वायरमेंट 3 लीटर्स 4 लीटर्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, तो वो आपकी रेगुलर होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपकी स्लीप का पैटर्न, जो आपको 6 घंटे की नींद बताई गई है और वो भी 6 से 7 घंटे की रात की नींद, वो प्रॉपर होनी चाहिए। अभी अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर में कॉल सेंटर्स बहुत बढ़ गए जहाँ पे लोगों को नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है। तो पूरा बॉडी का फिजियोलॉजिकल क्लॉक जो है वो कहीं ना कहीं पूरा चेंज हो जाता है, जिसके कारण
पूरे बॉडी की फिर से वही है कि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाएगा, और जिसके कारण फिर से डिसीज डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं आपकी शुरुआत हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आपका डाइट, आपकी स्लीप, आपका फिजिकल एक्टिविटी और आपका स्ट्रेस फैक्टर, ये चीजें अगर बैलेंस्ड होगी तो आपकी लाइफ जो है वो हेल्दी रहेगी, आपका बॉडी जो है हेल्दी स्टेटस मेंटेन करेगा। तो यही सब चीजें हैं। अगर आप बच्चों में देखेंगे तो मैं उनको फिजिकल एक्टिविटी, मैदानी खेल जो आप बाहर जाके खेलते हो, घर बैठे एसी में बैठ के आप कैरम खेल रहे हो या वीडियो गेम खेल रहे हो, दैट इज नॉट अ फिजिकल एक्टिविटी वाला गेम। तो उनको बाहर खिलाओ, उनको बाहर खेलने बोलो, उनको धूप लगने दो, फ्रूट्स खाने को उनको ज्यादा प्रोत्साहित कीजिए। तो इस तरीके से आप डेली रिक्वायरमेंट, अगर आपकी जो दिनचर्या है वो अगर फॉलो करते हो तो आपको आप कोई भी बीमारी हो, ना कि हार्ट डिसीज, कोई भी बीमारी हो, वो आपसे कई दूर रहेगी। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये भी है कि हमारे इंडिया में अगर आप देखोगे तो हेल्थ अवेयरनेस बहुत कम है। बिल्कुल। लोग जब तक बीमार नहीं पड़ते तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो अगर आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है कि आपको हार्ट की डिसीज की, पेरेंट्स को आपको हार्ट डिसीज है या डायबिटीज है, तो आप एक 20 इयर्स 30 इयर्स के बाद आप एनुअल हेल्थ चेकअप करना जरूरी है, जिसमें आपको आपकी जो करंट स्टेटस है बॉडी का, ब्लड प्रेशर है, ब्लड टेस्ट है, जिससे आपको पूरे बॉडी का आपका फिजियोलॉजिकल जो स्टेटस है वो आपको पता चलेगा। तो अगर आपको हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिकली हिस्ट्री है, तो आप साल में एक बार आपकी हेल्थ चेकअप जरूर कीजिए। और अगर एज आपको फैमिली हिस्ट्री है भी नहीं तो भी अगर आप 40 साल के हो रहे हैं तो 40 इयर्स के बाद वैसे ही आपकी मेटाबॉलिक जो रेट है बॉडी का वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाता है। तो वहां फिर आपको आपका हेल्थ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। वहां पे आप आपका एनुअल हेल्थ चेकअप जरूर करके आप आपकी फिजिकल स्टेटस, जो फिजियोलॉजिकल स्टेटस है, वो जांच करना हर साल देखते रहिए कि ये सब सही चल रहा है या नहीं। और अगर हो सके तो कहीं पे अगर आपको कहीं दिखता है कि नहीं मेरा ये बढ़ गया है या ये कम हुआ है, तो आप जरूर कंसल्ट कीजिए वो स्पेशलिस्ट से। मतलब लापरवाही करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि इसका स्ट्रेस भी लेना है। बिल्कुल। आप ये एज एन आदत डाल दीजिए। अगर आप ये आदत डालोगे तो इसका स्ट्रेस नहीं रहेगा कि नहीं मुझे मेरे हार्ट की निगाह लेनी है, मुझे आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तो हो सकता है आपको ये सब चीजों से दूर रहने की आप रहेंगे। जी बिल्कुल। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो हार्ट डिसीजेज होती हैं, कैसे कोई एक व्यक्ति आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसको कोई भी हार्ट से रिलेटेड समस्या है? अगर कंजेनाइटल है, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और एक अलार्मिंग साइन भी है। अगर आप देखोगे, अगर ये अलार्मिंग साइन आपको कहीं पे पता चल जाए तो हो सकता है आप अवॉइड कर सकते हो हार्ट डिजीज होने का या इमरजेंसी डेवलप होने का। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें दर्शाती है कि हमें कहीं ना कहीं हम लोग हार्ट डिसीज की तरफ जा रहे हैं। अगर आप बच्चों में अगर देखोगे तो अगर स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, जैसे वॉल्स ठीक से काम नहीं करती है, तो जब बच्चा भागता है, दौड़ता है, तो उसे सांस फूलती है उसकी, या उसका वजन कम होता है, बार बार बीमार पड़ता है। अगर ऐसे कुछ लक्षण अगर आपके बच्चों में दिखते हैं तो आपने उनको छोटे बच्चों के डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना जरूरी है। एडल्ट एज ग्रुप में, फॉर एग्जाम्पल अगर फीमेल्स में आप बात करोगे, फीमेल्स में वैसे तो रेशो अगर हार्ट डिसीज का देखोगे तो मेल्स से फीमेल्स में होने वाला हार्ट डिसीज का रेशो कम है। लेकिन अगर उसको भी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, और बहुत बार ऐसे होता है कि अगर बहुत माइनर डिफॉर्मिटी है तो ये कहीं ना कहीं मिस हो जाती है पेशेंट से, या उनको उतने सिम्टम्स डेवलप होते नहीं है, तो उनको पता भी नहीं चलता है कि यहाँ हमारे हार्ट में कहीं ना कहीं होल है। जैसे ये लेमैन्स लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमारे हार्ट में होल है। होल है मतलब क्या है कि जो वॉल्स होती है हार्ट में, जो वेंट्रिकल और एट्रियम को डिफर करती है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने में अवॉइड करती है, वो हार्ट का फंक्शनिंग, ये वॉल्स का फंक्शनिंग अगर नॉर्मल नहीं होता है, उसका जो क्लोज और ओपन होने की जो प्रक्रिया है वो अगर नॉर्मल नहीं होती है, तो उसे लेमेन्स लैंग्वेज में हम लोग उसको वॉल्व डिफॉर्मिटी बोलते हैं। लेकिन लेमेन्स लैंग्वेज में लोग उसको बोलते हैं कि मेरे हार्ट में छेद है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये बहुत माइनर डिफरेंस में रहता है ओपन, तो ये पता भी नहीं चलता बहुत बार। लेकिन अगर फीमेल्स में देखोगे तो जब ये प्रेगनेंसी की दौर में जाती है तो
हार्ट का लोड बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट पे एक लोड आ जाता है, और फिर वो स्टेज में कहीं ना कहीं वो लेडीज को सांस फूलने की तकलीफ ज्यादा होती है। तो 2D इको जो कि एक सोनोग्राफी है हार्ट की, जिसमें हमें ये वॉल्स की जो फंक्शनिंग है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये पता चलती है। तो ये जानकारी हमें मिलती है। लेकिन प्राइमरी जो सिम्टम्स होते हैं, ये एक ब्रेथलेसनेस होना या थक जाना या ज्यादा चलने पर सांस फूलना, ये छोटी छोटी लक्षण है पेशेंट को दिखती है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे या मेल्स में देखोगे, और अगर उनको कुछ हिस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल चेन स्मोकर है या निकोटीन का सेवन ज्यादा करते हैं, अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं, मोटापा है, कहीं ना कहीं ओबेसिटी है, ऐसे पेशेंट्स में सांस फूलना ये एक तो बहुत कॉमन सिम्टम है ही। फटीग, एक थोड़ा भी काम करोगे थक जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ पैरों में सूजन आती है ऐसे पेशेंट्स में, चलने के बाद वो ज्यादा देर चल नहीं सकते हैं, स्वेटिंग होता है पेशेंट्स को, या उनकी धड़कनें कभी कभी तेज हो जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो बार बार या बहुत बार ऐसे भी होता है कि पेशेंट को लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट चेस्ट में थोड़ा सा पेन होगा, जो कि रेफर्ड होता है पेन, वहां स्टार्ट होके पीछे तक भी चला जाता है, शोल्डर तक। कभी कभी ये पेन जॉ, अपर जॉस तक चला जाता है। तो अगर ऐसा ये पेन हो रहा है, ये नहीं है कि एक बार पेन हुआ मतलब आपको हार्ट डिसीज ही है, लेकिन अगर ये सिम्टम्स बार बार पेशेंट को महसूस हो रहे हैं, तो आपने कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ जाके एक बार हमारे हार्ट का जो भी स्वास्थ्य है वो जांच करना जरूरी है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखोगे, और ये अगर महसूस होती है पेशेंट को, और दूसरी चीज हेरिडिटरी, अगर जेनेटिक हिस्ट्री है, तो ऐसे पेशेंट को तो अवेयरनेस के तौर पे कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। और अगर आप एज एन आयुर्वेदाचार्य मुझे पूछोगे, तो आयुर्वेद का एक फंक्शन है कि हम लोग बीमारी तक जाने की वेट नहीं करते, हम लोग हेल्दी कैसे रखना है, स्वास्थ्य ठीक कैसे, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, ये हमारे आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा मंत्र है कि जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ कैसे रखना है। ये अगर आप फॉलो करोगे तो वो इंसान बीमार ही नहीं पड़ेगा, उसकी लाइफ लॉन्ग होगी और हेल्दी लाइफ मिलेगी। तो ये स्वास्थ्य का रक्षण अगर करना है तो आयुर्वेद में बहुत अच्छे तरीके से दवाई बताई गई है। बीवीजी लाइफ साइंसेज एक ऐसी हमारी कंपनी है जो कि हर्बल मेडिकेशंस, प्लांट एक्सट्रैक्ट बेस्ड हर्बल मेडिकेशंस बनाती है। हमने भी एक बहुत उच्च तकनीक का बहुत संशोधन करके हार्ट के लिए बहुत एक अच्छा दवाई और एक बहुत अच्छा हार्ट किट बनाया है, जो कि स्वास्थ्य हार्ट रखने के लिए भी बहुत मददगार होता है। अगर आप मुझे मौका देगी तो मैं ये आपको थोड़ी और जानकारी ये हार्ट किट के बारे में भी देना चाहूंगी। मैम बिल्कुल, हम हार्ट किट पे आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन अब हमसे एक कॉलर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नमस्कार। नमस्ते जी, बोलिए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अमरावती से सुरेश बात कर रहा हूँ। सुरेश जी, आपका बीवीजी वेलनेस के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज डॉक्टर अर्चना मौजूद हैं। आपका जो भी सवाल है आप उनसे पूछ सकते हैं। मुझे यह पूछना था कि हार्ट ब्लॉकेज किसे कहते हैं, क्योंकि मेरी माँ को डॉक्टर ने 60% ब्लॉकेज बताया है, ऑपरेशन करने का बोल रहे हैं। अभी उनकी उम्र लगभग 70 के आसपास है। क्या ऑपरेशन करना यही एक उपाय है या हम आयुर्वेदिक का भी मदद ले सकते हैं? सुरेश जी, मैंने आपका सवाल जान लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये हार्ट ब्लॉकेज क्या होते हैं। तो जो हमारा हृदय होता है उसको जो ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड पहुँचाते हैं, वो जो मेन वेसल्स होती है आर्टरीज, उसमें कहीं ना कहीं एक ब्लड का थक्का, एक ब्लॉकेज, ये पाइपलाइन जो होती है आर्टरीज, ये पाइपलाइन जैसे काम करती है। तो ये पाइपलाइन कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और इसके कारण हार्ट की जो मांसपेशियां होती है वो कहीं ना कहीं डैमेज होती है। इसीलिए इसे हम लोग हार्ट ब्लॉकेज बोलते हैं। हार्ट ब्लॉकेज मतलब हार्ट का ब्लॉकेज नहीं है। तो जो ये ब्लड वेसल्स होती है, ये आर्टरीज जो होती है, ये यहाँ कहीं ना कहीं पे ये ब्लड का क्लॉट जम जाता है या प्लेग का क्लॉट जम जाता है।
तो ये परसेंटेज जो है ये हम लोग सोनोग्राफी में, सीटी स्कैन में और एंजियोग्राफी में ये परसेंटेज हमें पता चलती है कि कितनी % ब्लॉक हुई है। वेसल में जो जितना बड़ा ब्लॉक होगा उतनी % में हम लोग बोलते हैं कि ये हार्ट ब्लॉकेज हुआ है। 60% हार्ट ब्लॉकेज मतलब ये डरने जैसी अभी बात नहीं है, लेकिन आपकी माता की जो उम्र है 70 साल की है, तो उनके उम्र के हिसाब से 60% ब्लॉकेज मतलब थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बार अगर आपने मुझे आपका रिपोर्ट अगर डिटेल देंगे तो इससे मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकती हूँ। इसमें 3 बड़ी वेसल्स होती है। अगर एक ही वेसल में 60% ब्लॉक है और बाकी की अगर 2 वेसल्स अच्छी है जिसमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, तो ऐसे इसमें हम लोग सर्जरी को एक लास्ट ऑप्शन रख सकते हैं। उसके पहले हम लोग कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ चला के माताजी का हार्ट फंक्शनिंग कैसे चलता है ये देख सकते हैं, क्योंकि 70 साल की उम्र में उनको हार्ट का ऑपरेशन कितना वो ले सकेगी, कितना वो झेल सकेगी, ये भी हमें देखना है। तो अगर एक आर्टरी सिर्फ माताजी की ब्लॉकेज है तो आप 100% ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं कि पहले कुछ 6 महीना तक उसको थोड़ा सा आयुर्वेदिक दवाई देके आप उनका हार्ट का असेसमेंट कीजिए। इमरजेंसी के लिए आप हार्ट की सर्जरी तो हम लोग ले ही सकते हैं या उसका हम लोग उपाय कर ही सकते हैं, लेकिन प्राइमरी अगर आप मुझे पूछोगे तो आप मिनिमम 3 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए थोड़ा आयुर्वेदिक दवाई देके हार्ट फंक्शनिंग का असेसमेंट कीजिए और फिर देखिए कि अगर ठीक लग रहा है माताजी को तो हो सकता है उनको सर्जरी करने की ज़रूरत पड़े भी ना। सुरेश जी, जैसा कि डॉक्टर अर्चना ने आपको बताया कि आपकी जो माँ की रिपोर्ट है आप ज़रूर बीवीजी की साइट पर ईमेल कर दें और हम आशा करते हैं कि आज आपको आपकी समस्या का समाधान ज़रूर मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। जी बिल्कुल। तो मैम अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने कॉलर से पहले हमने बात की थी कि कैसे एक व्यक्ति आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसको हार्ट से संबंधित कोई समस्या है। तो अब हम चाहेंगे कि हार्ट डिसीजेस के जो ट्रीटमेंट्स और उसका जो निदान है उसमें क्या कोई नए एडवांसमेंट्स भी हुए हैं? बहुत एडवांसमेंट, जैसे कि अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, तो दिन ब दिन हमारी हर क्षेत्र में जैसे एडवांसमेंट हो रहा है वैसे भी हेल्थ सेक्टर में भी रिमार्केबल एडवांसमेंट हुआ है। अगर हार्ट की अगर बात करेंगे तो हार्ट में भी डायग्नोस्टिक एडवांसमेंट है, ट्रीटमेंट में भी बहुत नई तरीके की ट्रीटमेंट्स अभी नए आए हैं, अवेलेबल भी हुए हैं। तो अगर डायग्नोस्टिक की बात करते हैं तो पहले ईसीजी था जो कि हार्ट की फंक्शनिंग बताता था, 2D इको था जो कि वॉल्स की फंक्शनिंग बताता था, फिर सिटी एंजियोग्राफी था जो कि हम लोग एक डाई पुश करके ये देखते थे कि कहाँ पे ब्लॉकेज है। लेकिन जैसे कि टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है उस तरीके से अभी सिटी एंजियो, जहाँ की हमें जो ट्रेडिशनल डाई इंजेक्ट करके पेशेंट को सुला के हॉस्पिटलाइज करा के फिर एंजियोग्राफी करानी पड़ती थी, अभी उसमें भी एडवांस एक टेक्निक आई है जिसे हम लोग सिटी एंजियोग्राफी कहते हैं, जिसमें पेशेंट को एडमिट होने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हार्ट का सीटी स्कैन होता है, उस पे हमें पता चलता है कि हार्ट में कहीं पे ब्लॉकेज है क्या। फिर ट्रीटमेंट में भी बहुत अलग अलग ट्रीटमेंट्स, बलून स्टेंटिंग आया है, मॉडर्न में बहुत प्रोग्रेस हुआ है, बहुत नए नए टेक्निक आए। अभी तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ये भी एक लेटेस्ट ट्रेंडिंग या बोल सकते हैं या बहुत ही सुलभ तरीके से होने वाली एक बहुत क्लिष्ट ऑपरेशन है जो कि आपका पंप हाउस ही है शरीर का, जो निकाल के दूसरा पंप हाउस बिठा रहे हैं। तो ये भी तकनीक अभी लोगों ने, ये डॉक्टरों ने इसमें भी बहुत अच्छे से काम करना शुरू किया है और हमारे भारत में भी कई जगह पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आजकल हार्ट ट्रांसप्लांट तक की ऑपरेशंस भी होते हैं। जिस तरीके से मॉडर्न में ये तकनीकी जो है ये बदलाव आए हैं या एडवांसमेंट आए हैं, उसी तरीके से इतर जो दूसरे जो पैरासर्जिकल या हम लोग बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी जो साइंसेस है, फॉर एग्जांपल होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, तो इसमें भी नए नए एडवांसमेंट ट्रीटमेंट में आए हुए हैं। तो आयुर्वेद में भी ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ जिनका रिसर्च होके जो कि हार्ट पे कैसे काम करती है या हार्ट को कैसे हेल्दी रखती है, इसके संबंधित भी बहुत अच्छी
नई टेक्निक्स जैसे पंचकर्म, हार्ट के लिए स्पेशल पंचकर्म डेवलपमेंट हुआ है, उसका रेजुविनेशन होने के लिए कुछ टेक्निक्स डेवलप हुई है। तो आयुर्वेद में भी बहुत अच्छी अच्छी नए एडवांसमेंट ट्रीटमेंट की मौजूद है और वो हम लोग प्रयास भी करते हैं पेशेंट तक पहुंचाने का। बिल्कुल मैम। तो डॉक्टर अर्चना, हमारे पास कुछ पेशेंट्स के ईमेल्स भी आए हैं, तो उनमें से एक ईमेल हम लेना चाहेंगे। आपको मैं उनका सवाल सुना देती हूँ। तो ये राहुल का ईमेल है दिल्ली से। इनका सवाल कुछ इस प्रकार है। मैं 35 वर्ष का हूँ, मुझे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। डॉक्टर ने जांच तो की है और वो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम है, मैं कुछ ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता। तो क्या कोई समाधान और है? ये बहुत ही कॉमन पूछा गया है। ये बहुत बार ये ऐसे सवाल लेके बहुत पेशेंट आते हैं कि हमें दवाई नहीं लेनी है। एक बार उनका एक ये होता है कि अगर अभी दवाई शुरू हो गई तो मुझे उम्र भर तक दवाई लेनी है। व्यूअर से भी बताना चाहूंगी कि जब हम ये निग्लेक्ट करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर किसी ने हमें बताया है, तो आप उसका मॉनिटरिंग पहले कीजिए। 3 महीना 6 महीना तक आप रेगुलरली आपके हार्ट ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग कीजिए। अगर हो सकता है, बहुत बार ऐसे होता है कि मेंटल फटीग से या फिजिकल फटीग से बीपी कभी तो शूट हो जाता है, लेकिन वो कभी कभी नॉर्मल भी हो जाता है। तो आपको बीपी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। अगर आपके 5-6 रीडिंग्स में अगर बार बार अलग अलग तरीके के टाइम में अगर आप बीपी मॉनिटरिंग करते हो और बार बार अगर 6-7 आप मॉनिटरिंग करोगे बीपी का, हर इसमें अगर ये रीडिंग आपका हाई आ रहा है, तो बिल्कुल आपको ब्लड प्रेशर की लो डोज में हो सके तो आप दवाई शुरू करना जरूरी है। यहाँ पे मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक के हिसाब से ये भी बताना चाहूंगी, हाँ, अगर आपको दवाई ना लेनी है या ये बीपी जो बढ़ रहा है ये ना बढ़े, इसके लिए आप एक प्रिवेंटिव मेडिसिन करके हमारा जो हार्ट किट है उसमें जो दवाई है जो हम लोग चर्चा करेंगे आगे, तो वो भी आप ले सकते हो, जो कि आपको हार्ट का जो ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है ये और आगे ना बढ़े या जो है वो करेक्ट हो जाए। इसके लिए आप हार्ट किट भी ले सकते हो एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन या एज अ एडजुवेंट ट्रीटमेंट। तो अगर डॉक्टर ने आपको सलाह दी है कि आपको ब्लड प्रेशर की गोली खानी है, तो लो डोज में एज अ डॉक्टर मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपका ब्लड प्रेशर रेगुलर मॉनिटरिंग करके लो डोज में हो सके तो फिर भी आप ये दवाई शुरू कीजिए। आप बिल्कुल भी डॉक्टर की सलाह अवॉइड ना कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप एडजुवेंट ट्रीटमेंट करके आयुर्वेद की भी दवाई, हमारी हार्ट किट जो है, बीवीजी लाइफ साइंसेज की जो हार्ट किट है, अगर आप वो भी लोगे तो उससे भी आपको एक एड ऑन फायदा मिलेगा आपका हार्ट का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए। तो जरूर आप डॉक्टर की सलाह मानिए और दवाई लो डोज में हो सके तो आप जरूर लीजिए। राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी समस्या हमें ईमेल के जरिए हम तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं जो समाधान आज हमारी डॉक्टर अर्चना जी ने आपके साथ शेयर किया वो आपको ज़रूर फायदेमंद लगा होगा। इसके साथ ही दर्शकों, अगर आपको भी हार्ट से संबंधित कोई समस्या है, कोई सवाल यदि आपके मन में है, तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बीवीजी के डॉक्टर्स आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। तो मैम, अब हम चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज के एपिसोड का हम आखिरी सवाल लेते हैं। तो आपके पास आई एम श्योर बहुत सारे अलग अलग पेशेंट्स आते होंगे, तो जितने भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं उनके मन में हार्ट की समस्या को लेके क्या क्या मिसकॉन्सेप्शंस जो हैं वो रहते हैं, क्या क्या गलत फहमियां उनके मन में रहती हैं? देखिए, ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है और इसका अवेयरनेस जनता को होना या आम व्यक्ति को होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो यही है कि कोई भी अगर एक व्यक्ति को, जैसे अभी ये लास्ट क्वेश्चन जो व्यूअर ने पूछा कि मुझे बीपी की तकलीफ हो रही है, डॉक्टर ने बताई दवाई खानी है, लेकिन मुझे नहीं खानी है, मेरी उम्र कम है। तो ये बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि डॉक्टर ने मुझे दवाई गोली खाने बोली है लेकिन मुझे नहीं खानी है, मेरी उम्र कम है। तो ये आपको बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं सोचना है कि मेरी उम्र कम है इसलिए मुझे दवाई नहीं खानी। आपकी उम्र अगर बढ़ानी है, आपको अगर ये जो समस्या डॉक्टर ने बताई है ये और ना बढ़ानी होगी, तो आपको टाइमली ट्रीटमेंट लेनी जरूरी है। ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों का कि मुझे एक बार दवाई शुरू हो गई तो ये मुझे उम्र भर खानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, आप आयुर्वेदा को एज ए आपका एडजुवेंट ट्रीटमेंट के लिए अगर आप फॉलो करोगे, तो आपको हो सकता है जो आप लो डोज में दवाई ले रहे हो वो बंद भी हो जाए। अगर आप ब्लड प्रेशर के लिए दवाई खा रहे हो
अगर वो नॉर्मल रहता है, नॉर्मल मेंटेन रखता है, आपका वजन नॉर्मल है, आपकी सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नॉर्मल है, आपके ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल है, और इसके साथ साथ अगर आप एडजुवेंट ट्रीटमेंट करके आयुर्वेद की भी ट्रीटमेंट लेते हैं या दवाई का सेवन करते हैं, तो हो सकता है कि ये जो आप दवाई खाने की जो डर है आपके मन में कि आपको उम्र भर दवाई खानी पड़ेगी, वो भी कहीं ना कहीं निकल जाएगा। हो सकता है आपकी दवाई बंद भी हो सकती है अगर आपका बीपी नॉर्मल रहा तो डॉक्टर की सलाह माननी बहुत जरूरी है वो स्टेज में। दूसरी एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन ये होती है पेशेंट्स की कि मुझे ये ऑपरेशन बोल दिया है तो ये मुझे नहीं करना है, या मुझे एंजियोग्राफी बोली है, मुझे एंजियोप्लास्टी बोली है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे नहीं करनी है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं जानलेवा आपका मिसकंसेप्शन है। अगर कहीं आपको कहीं डॉक्टर ने अगर आपको ब्लॉकेज बताया है तो आपको उसको प्राइमरी लेवल पे उसको प्रायोरिटी देके आपको वो ट्रीटमेंट करानी चाहिए। बिल्कुल भी ये ना सोचे कि मैं तो यंग हूँ, मुझे कैसे क्या ब्लॉकेज हो सकता है, या मैं तो इतना फिजिकल फिटनेस वाला पेशेंट हूँ, मैं तो रोज जिम करता हूँ, फिर भी मुझे कैसे ब्लॉकेज हो गए। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन लेके लोग हमारे पास आते हैं, सेकेंड ओपिनियन के लिए आते हैं कि ये डॉक्टर ने हमें एंजियोप्लास्टी बताया है या ब्लॉकेज बताया है, तो आप सही में बताइए कि ये सही है या गलत है। तो ये कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बहुत ही सोच समझ के सूझबूझ के इसका इलाज, टाइमली इलाज करना बहुत जरूरी है। बहुत नॉर्मल एक बहुत मिसकंसेप्शन नया एक आया है कि ये आपका गूगल इंडस्ट्री में लोग यूनिवर्सिटी हम जिसे बोलते हैं, गूगल यूनिवर्सिटी में ये लोग खुद बहुत सारा सर्च करते हैं, पूरी दुनिया का सर्च करेंगे, फिर इसमें होम रेमेडीज खुद की खुद चूज करके खुद सेल्फ मेडिकेशंस लेते हैं। बहुत बार ये भी होता है कि गूगल पे जो दिख गया या बता दिया वो खुद जाके दवाई खुद खरीद लेते हैं, सेवन करते हैं, कोई भी चिकित्सक की सलाह लिए बिना। तो ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि इसका आपके शरीर पे कहीं ना कहीं हानि भी हो सकती है। क्योंकि जो भी दवाई बनती है, अगर आयुर्वेद की हो या एलोपैथी की हो, वो दवाई आप डॉक्टर की सलाह से ना लेंगे तो आपकी जो दवाई हम लोग जब बताते हैं तो वो इंडिविजुअल पेशेंट को देख के दवाई का सेवन या चयन हम लोग करते हैं। तो अगर वो आप सेल्फ मेडिकेशन करके लोगे तो पता नहीं ये किस तरीके से आपके बॉडी पे रिएक्ट होगी, किस तरीके से आपको वो सूट होगी नहीं होगी, ये चीजों का उनको उतना ख्याल नहीं रहता है पेशेंट को। तो मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि आप चिकित्सक की सलाह के बिना कोई भी आयुर्वेद की दवा हो या एलोपैथी की दवा हो, कोई भी दवा हो, वो आप चिकित्सक की सलाह से बिना सलाह लिए बिल्कुल ना लीजिए। तो ये बहुत कॉमन, ये ऐसी 2-3 बहुत कॉमन देखी गई एक मिसकंसेप्शन है। एक बहुत ही और एक मिसकंसेप्शन कि हमने देखे हैं कि रिसेंटली हुए कि एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है जो कि बहुत फिजिकली एक्टिव है, या एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जिनको हार्ट अटैक आ गया। तो लोगों का ये सवाल होता है कि अरे ये तो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, इनको कैसे क्या हार्ट की बीमारी हो गई, या इनको कैसे क्या हार्ट अटैक आ गया। तो ये हर इंसान ये इंसान है, उसका जो प्रोफेशन है ये बाद में आता है। बॉडी का कंपोजिशन है वो हर इंसान का सेम होता है। तो अगर वो कंपोजिशन सेम है तो ये बीमारी भी सबको सेम होने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत खिलाड़ी हो या आप बहुत फिटनेस फ्रेक हो या आप ट्रेकर हो तो आपको ये हार्ट की बीमारी नहीं होने वाली। ऐसा ये बिल्कुल भी आप प्रपोर्शन दिल से निकाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत फिट हो तो आपको बीमारी ना हो, लेकिन ये जरूरी है कि आप फिट रहना जरूरी है। अगर आप फिट नहीं रहोगे तो ये बीमारी से दूर नहीं जा सकते। आपको ये बहुत कम उम्र में कोई भी बीमारी हो, हार्ट की ही नहीं, दूसरी भी कोई भी बीमारी आपको बहुत जल्दी जकड़ सकती है। इसलिए फिजिकल फिटनेस जरूरी है, लेकिन ये मिसकंसेप्शन जो है, मिसकंसेप्शन से आप थोड़ा सा दूर रहिए और प्रायोरिटी आपको हेल्थ को दीजिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो मैम अब हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कोई टिप या कोई मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें? बिल्कुल। तो एज अ आयुर्वेदा चिकित्सक मैं ये लोगों को सलाह दूंगी कि आप आयुर्वेदा का अवलंब आपके दैनंदिन जीवन में जरूर कीजिए। जो दिनचर्या होती है वो अगर आप आयुर्वेद के जो कॉन्सेप्ट्स है वो अगर फॉलो करोगे
तो हो सकता है जो ये बहुत जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उससे आप कई दिन तक दूर रहोगे। तो आयुर्वेद का फॉलो कीजिए। जो मैंने पहले भी बताया है कि आपको 6 घंटे की नींद, टाइमली खाना, पानी का प्रमाण का, प्राणी का सेवन का जो प्रमाण है वो सही तरीके से लेना, ये 2-3 चीज बहुत कॉमन है। और इसी के साथ योगा, अगर आप योगा डेली करोगे तो एक स्ट्रेस जो है जो आपको कहीं ना कहीं कोई भी उम्र के साथ साथ आने वाला स्ट्रेस है उससे भी आप बहुत दूर रहोगे और उसी के साथ साथ आप बीमारियों से भी दूर रहोगे। तो यही टिप मैं हमारे दर्शकों को आज देना चाहूंगी। जी बिल्कुल डॉक्टर अर्चना, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को हार्ट से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हृदय से संबंधित रोगों से बचाव और उपचार के लिए बीवीजी की शोध टीम ने सालों के अथक प्रयास और शोध के बाद ऐसे हर्बल उत्पाद को बनाने का प्रयास किया है जो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए एक वरदान साबित हो सकते हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में दिल की सेहत के लिए एक उम्मीद की किरण है कार्डिक्लीन और रिदवेल। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आशा करते हैं हमारी डॉक्टर ने आज जो भी जानकारी आपके साथ शेयर की वो आपको फायदेमंद लगी होगी। अब हम आपको मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए बीवीजी टीवी पर। धन्यवाद। बीवीजी वेलनेस।